और उसके बाद समाप्ति होगी। चाहे आप किसी भी क्रिया को ले लीजिए, किसी भी प्राकृतिक या मानवीय कार्य का उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे अपन ने कहा कि प्राकृतिक वनस्पति, सबसे पहले वो धरातल पर अंकुरित होगी, अंकुरित होगी तो उसकी उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ। उसके बाद तापमान, जलवायु दशाओं के अनुसार वो प्राकृतिक वनस्पति जो अंकुरित हुई वो विकसित होगी, यानी बड़ी होगी, और उसके बाद में मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी कटाई करेगा, यानी उसकी समाप्ति होगी। आप इसको मानव जीवन के साथ भी जोड़ सकते हैं। एक बच्चे का जन्म होगा यानी उसकी उत्पत्ति हुई, जिसको अपन ने कहा कि बाल्य अवस्था। फिर उसका विकास होगा, बड़ा होगा, जिसको अपन ने कहा किशोरावस्था, और बड़ा होगा उस जिसको अपन ने कहा प्रौढ़ावस्था। फिर उसकी उम्र ज्यादा होगी, पड़ाव की ओर होगा, उतार की ओर होगा, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होगा, जिसको अपन ने कहा जीर्णावस्था, और एक समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो जीवन चक्र है क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार, जो परिवर्तनशीलता है, जो परिवर्तन है कि बच्चे का जन्म होना, फिर उसकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, और जीर्णावस्था के बाद में उसकी मृत्यु, यानी वापिस मिट्टी में वो विलीन हो जाएगा। तो प्रत्येक जो क्रिया होगी, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो। आप प्राकृतिक का उदाहरण ले लीजिए, जैसे अपन ने कहा कि सूर्य, अब सूर्योदय के समय सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ताप की प्राप्ति कम होती है। जैसे जैसे सूर्य ऊंचाई की ओर बढ़ता है, सूर्य की किरणों का सीधापन होता है, ताप की प्राप्ति अधिक होती है। सायंकाल के समय वापस सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ताप की प्राप्ति कम हो जाती है, उसके बाद सूर्य है वो अस्त हो जाता है। तो उत्पत्ति हुई, विकास हुआ और समाप्ति हुई। उदय हुआ, दोपहर हुई, अस्त हुआ, तो परिवर्तन होगा। जैसे आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, धरातलीय संरचना का आप ले लीजिए। अंतर्जात बलों के कारण धरातल पर परिवर्तन की क्रिया होगी। धरातल का कोई भाग ऊपर उठेगा, अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप वापस उसके समतलीकरण की क्रिया होगी, और एक लंबे समय के बाद वापस समतल मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया के द्वारा वापस समतल मैदान में परिवर्तित हुआ, तो परिवर्तन की क्रिया है, क्रियाशीलता की क्रिया है। तो धरातल पर प्रत्येक जो वस्तु है, प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, उसमें परिवर्तन है, उसमें गतिशीलता है। प्रत्येक वस्तु क्या है, अस्थिर अवस्था में है। इसलिए क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जैसा अभी अपन ने बात की कि क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होगा, चाहे वो आंशिक हो चाहे वो बड़े स्तर पे हो। दूसरी बात अपन ने की कि क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार उद्भव होगा, यानी उत्पत्ति होगी, फिर विकास होगा, और उसके बाद समाप्ति होगी। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें, जेन ब्रूस ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है क्रियाशीलता के सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए। जेन ब्रूस ने क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है। जैसा अभी अपन ने बात की कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, उसमें परिवर्तनशीलता है, उसमें गतिशीलता है। तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है। वास्तव में कोई भी वस्तु गति रहित या स्थायी नहीं है। अर्थात प्रकृति की प्रत्येक जो वस्तु होगी उसमें कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी इकाई नहीं है जो स्थायी हो, जिसमें परिवर्तन किसी न किसी रूप में नहीं हो। दूसरी, फ्रेडरिक रेडजेल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उसने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसा अभी अपन ने बात भी की थी, क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपन परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेडरिक रेडजेल की बहुत अच्छी परिभाषा है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये कथन किसका है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये कथन किसका है, फ्रेडरिक रेडजेल का। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें कि जो परिवर्तनशीलता है, जो क्रियाशीलता है, ऐसे कौन से कारक हैं जिनमें परिवर्तनशीलता है। जैसे अपन ने मोटे तौर पे तो बात की, अपन ने कहा कि प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जड़ हो चाहे चेतन हो, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, इनमें परिवर्तनशीलता है। तो मूल रूप से यदि बात की जाए तो परिवर्तनशीलता है वो निम्न तीन रूपों में देखी जा सकती है, तीन कारकों के रूप में, तीन शक्तियों के रूप में धरातल पर परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है। किसके रूप में? एक अपन कहते हैं भौतिक शक्तियों के रूप में, भौतिक शक्तियां जिसको अपन कहते हैं प्राकृतिक शक्तियां। जैविक शक्तियां, जैविक शक्तियां अर्थात अपन कह सकते हैं कि जीव जंतु, मानव और पेड़ पौधे,
मानवीय शक्ति जैसे जैविक में अपन ने कहा कि मानव है, वैसे जैविक कारक में आता है, लेकिन यहाँ पे मानव भूगोल की दृष्टि से अपन ने इसको अलग शक्ति के रूप में माना है, जिसमें केवल मानव को शामिल किया गया है। तो धरातल पर जो क्रियाशीलता है वो 3 कारकों के रूप में है, 3 शक्तियों के रूप में है। अपन ने कहा भौतिक शक्ति, जिसको अपन प्राकृतिक शक्ति कह सकते हैं, जैविक शक्ति जिसमें जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति को ही शामिल किया जाता है, मानवीय शक्ति जिसमें स्वयं मानव को शामिल किया गया है। अब ये परिवर्तनशीलता कैसे है, आप भौतिक शक्तियों के रूप में आप देखिए। भौतिक शक्तियां अपन ने कहा कि प्राकृतिक शक्तियां जो अपने को प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। अब ऐसी कौन सी भौतिक शक्तियां हैं जो धरातल पर सबसे परिवर्तनशील हैं? आप पहला उदाहरण देखिए, पृथ्वी के घरीय संबंध। अब आप देखिए पृथ्वी, जैसा आप पहले से जानते भी हैं कि पृथ्वी है वो सौर परिवार का भाग है, एक ग्रह के रूप में है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।